हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, आज की कक्षा सातवीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का लेसन है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेस अर्थात प्राकृतिक संपदा। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, जब भी हम किसी विज्ञान के घटकों पर चर्चा करते हैं तो उससे संबंधित पहले हम अपने आसपास के घटकों को, दृश्यों को ज़रूर देखते हैं। और इस दृश्य को आपको देखकर बहुत ही आनंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्राकृतिक छटाएं दिखाई दे रही हैं। समुद्री किनारा, पानी, पेड़ पौधे घने जंगल नुमा, ये सब हमें बहुत ही आनंद देते हैं, क्योंकि यह सब प्राकृतिक है और हम प्रकृति में रहते हैं तो प्राकृतिक घटकों से हमें बड़ा लगाव होता है। तो इस घटक में, पाठ में हम जो चर्चा करेंगे जिन मुद्दों पर, वे मुद्दे इन्हीं प्राकृतिक घटकों से संबंधित है। तो प्राकृतिक संसाधन का एक क्या अर्थ है, भूपृष्ठ की संपदा कौन कौन सी है, खनिज और अयस्क क्या है, उनमें ईंधन क्या है, ये प्रमुख चर्चा का विषय है हमारा। इसके अलावा फिर वन संपदा और सागर संपदा पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ याद करें, हम अपने आसपास के कुछ मुद्दों को देखें। तो हम अपने आसपास सामान्य तौर पर प्रकृति में मिलने वाले बहुत सारे घटकों को देखते हैं। मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब प्राकृतिक घटक हैं। और इन घटकों का उपयोग हम अपने लिए करते हैं, इसलिए हमारे लिए संपत्ति है, संपदा है। तो ये एक प्राकृतिक संपदा ही है। तो प्रकृति के घटकों को प्राकृतिक संपदा कहते हैं। प्राकृतिक संपदा यानी संसाधन कहते हैं। तो इनमें भूपृष्ठ यानी हमारे ज़मीन, पहाड़ या ज़मीन के अंदर का भाग से मिलने वाले जो संसाधन है, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो भूपृष्ठ संपदा कहलाता है। उसी प्रकार वन संपदा यानी जंगलों से, वनस्पतियों, घने पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले संसाधन को वन संपदा कहते हैं। और सागर, समुद्र से मिलने वाली संपदा, संसाधन को सागर संपदा कहते हैं। ये सामान्य तौर पर इसकी परिभाषा है। तो 3 संपदाओं पर चर्चा करनी है हमें। सबसे पहली संपदा है भूपृष्ठ की संपदा, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है उसकी मिट्टी, चट्टानों या अथवा गर्भ में स्थित जो संसाधन है,
वह भूपृष्ठ की संपदा के अंतर्गत आता है, जिनमें खनिज, अयस्क, खनिज तेल, चट्टान, पानी तत्व, ईंधन, प्राकृतिक गैस इत्यादि का समावेश होता है। सबसे पहले हम खनिज और अयस्क, मिनरल्स एंड ओर्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम ही है खनिज, इसका मतलब यह खन कर, खोद कर निकाला जाने वाला संपदा या संसाधन है। आजकल बड़े बड़े मशीनों से ज़मीन में, पहाड़ियों में खोद कर ये सब संपदाएं निकाली जाती हैं। तो पृथ्वी की चट्टानें जो होती हैं मुख्य रूप से खनिजों से बनी होती हैं। चट्टानें आप कहाँ देखते हैं? सामान्य तौर पर पहाड़ों में या बड़े बड़े पत्थर शिलाओं में। और इन्हें निकालने के लिए खोदना पड़ता है, खदान कार्य करना पड़ता है, तब जाकर ये मनुष्य के लिए उपलब्ध होती है। तो हमारी पृथ्वी का बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसे ही खनिजों से, अयस्कों से भरा हुआ है। और इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैंने अभी बताया, इन्हें खोदना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तब हमें इनसे जो घटक मिलते हैं वो खनिज होते हैं। और अलग अलग प्रकार के खनिज, चट्टान हमें प्राप्त होते हैं। तो पत्थरों को तोड़कर, चट्टानों को तोड़कर हमें खनिज प्राप्त होते हैं। ज़मीन की गहराई से हम कुछ खनिज प्राप्त करते हैं। सामान्य तौर पर कोयला यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जो कि भूगर्भ की गहराई में प्राप्त होता है। खनिज को निकालने के लिए इस तरह से कुएं नुमा रचना की जाती है, सीढ़ी नुमा, और धीरे धीरे ज़मीन की गहराई तक जाया जाता है। तो प्रकृति पर बहुत कम धातु भी हैं। तो खनिज में धातु मिलते हैं इसलिए, लेकिन धातु बहुत कम है। जो स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं वो किसी न किसी खनिज के रूप में, यौगिक के रूप में मिलते हैं। तो सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मथ, ये कुछ खनिज हैं, धातु खनिज, जो स्वतंत्र रूप में पृथ्वी पर मिलते हैं। जबकि अधिकतर जो सभी धातुएं हैं वो यौगिक के रूप में मिलते हैं, मतलब उन्हें निकाला जाता है, छांटा जाता है, अलग किया जाता है खनिजों से, तब जाकर धातुएं हमें मिलती हैं। तो जिस खनिज में धातु का अनुपात अधिक होता है उसे अयस्क कहते हैं। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। वे खनिज जिसमें धातु उपलब्ध होते हैं अधिक मात्रा में, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यानी उसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। तो ये खनिज और अयस्क में अंतर है। तो खनिज का निर्माण कैसे होता है? यह रातों रात नहीं होता है। इसे निर्माण होने में बहुत बड़ी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और वो खनिज लाखों सालों में पृथ्वी पर गर्भ में तैयार होते हैं। कुछ खनिज प्राकृतिक रूप से भूकंप, ज्वालामुखी के द्वारा जमीन के अंदर से बाहर निकलते हैं लावा के रूप में, और ठंडा होने पर चट्टान बन जाते हैं, और फिर वही हमारे लिए
खनिज बन जाती हैं, जिसमें मैग्नेटाइट, अभ्रक जैसे घटक इसी तरह के खनिज हैं जो कि भूगर्भ के ज्वालामुखी से फटने से और ठंडा होने पर फिर ये चट्टान बन जाते हैं। तो भूपृष्ठ के मैग्मा और ज्वालामुखी के फटने से उत्सर्जित लावा रस के ठंडे होने पर ये खनिज बनते हैं। जिसका उदाहरण है यहाँ पर मैग्नेटाइट नामक खनिज और अभ्रक, माइका। तो ये सामान्य तौर पर ज्वालामुखी के फटने से और फिर लावा रस के ठंडा होने से निर्मित खनिज पदार्थ हैं। कुछ खनिज जो है वाष्पीकरण के माध्यम से ठोस रूप क्रिस्टल के रूप में ये शेष रहने के कारण निर्मित होते हैं, जैसे हेलाइट और जिप्सम। उसके बाद तापमान में अधिक परिवर्तन, अधिक दबाव के कारण कुछ खनिजों का निर्माण होता है, जिसमें हमें हीरा और ग्रेफाइट नामक महत्वपूर्ण पदार्थ खनिज प्राप्त होते हैं और बहुत ही कीमती हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट ये कैसे निर्मित होते हैं? तापमान और दाब के अत्यधिक परिवर्तन से, यानी बहुत अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक गर्म के कारण पृथ्वी में ये खनिज निर्मित हो जाते हैं, जिनमें कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जबकि कुछ सजीवों के अकार्बनिक खनिजों की निर्मित होती है, जैसे ये शंखचूपी इत्यादि हैं। ये सब सजीवों के कवच के रूप में, सुरक्षा के रूप में निर्मित होते हैं और बाद में हमें ये खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो सामान्य तौर पर ये क्या है? सुरक्षा के लिए, उन नाजुक सजीवों की सुरक्षा के लिए बना हुआ एक कवच ही है। ये सभी अकार्बनिक खनिज हैं क्योंकि इनमें कार्बन नामक तत्व नहीं पाया जाता इन कवचों में। और ये कैसे बने हैं? सजीवों की सुरक्षा के लिए बने हुए घटक हैं। तो गुणधर्म के अनुसार खनिजों के कुछ वर्गीकरण देख लेते हैं। तो अधातु खनिज, जिसमें धातु की मात्रा न के बराबर, धातु खनिज यानी जिसमें धातु मिलती है, और ऊर्जा रूपी खनिज जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ईंधन के रूप में उपयोग होता है। अधातु खनिज में अभ्रक, गंधक, जिप्सम, पोटैश, ग्रेफाइट, हीरा इत्यादि हैं। ग्रेफाइट अधातु खनिज है, फिर भी यह विद्युत का सुचालक है। धातु खनिज में लोहा,
तांबा, सोना, चांदी, टिन, बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम मिलता है, मैंगनीज, प्लेटिनम, टंगस्टन, ये सब धातु खनिज के उदाहरण हैं। और ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में मिलने वाले खनिज हैं पत्थर का कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। तो एक धातु ऊर्जा रूपी, ईंधन रूपी ये ठोस, द्रव और गैस रूप में पाए जाते हैं। तो भूगर्भ में नमक के भंडार में मिलते हैं इन खनिजों के अलावा। उसे खनिज नमक कहा जाता है। सेंधा नमक के रूप में यह बाजार में प्रचलित है और इसका औषधि गुण है और यह भोजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खनिज और अयस्क के बारे में। पहला है लौह खनिज, अर्थात जिसमें लौह मिलता है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीरेलाइट ये खनिज के नाम है जिससे लौह धातु प्राप्त किया जाता है, लोहा धातु प्राप्त किया जाता है। दूसरा खनिज है मैंगनीज। ये कार्बोनेट, सिलिकेट, ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। बॉक्साइट यह खनिज जिससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख घटक बॉक्साइड है। इसमें 55% एल्युमिनियम मिलता है बॉक्साइड में। तांबा यह लौह और अन्य खनिजों के रूप में, अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है। और अभ्रक, माइका यह विद्युत अवरोधक के रूप में उपयोगी है। तो खनिजों का उपयोग सामान्य तौर पर देख लेते हैं। लौह खनिज का उपयोग लोहे के पटरे या लोहे के बहुत सारे उपकरण बनते हैं, तार बनते हैं, छड़ बनते हैं। और ये अभ्रक है, विद्युत अवरोधी, इलेक्ट्रॉनिक सामान में, उपकरणों में इसका उपयोग बहुत होता है। उसी प्रकार पेंटिंग में भी इसका उपयोग होता है, पेंट बनाने में। एल्युमिनियम जो कि बॉक्साइट नामक खनिज से प्राप्त होता है, उससे आपको पता ही है बहुत सारे बर्तन, उपकरण बनाए जाते हैं, वाहन बनाए जाते हैं। यह मजबूत और हल्का होने के कारण इसका उपयोग वाहन निर्माण में, हवाई जहाज निर्माण में किया जाता है। और बहुत सारे मजबूत बर्तन भी एल्युमिनियम के होते हैं और आपने ज़रूर देखा होगा अपने घरों में। तांबा विद्युत का बहुत उत्तम सुचालक है, इसलिए तांबे के तारों का प्रयोग हमारे घरों में वायरिंग में होता है। तांबे के बर्तन, तांबे के सिक्के, तांबे की नलियाँ, ये सब भी बहुत सारी जगह उपयोग में लाए जाते हैं। अभ्रक जो है, माइका विद्युत अवरोधी है। यह विद्युत उपकरण में जहाँ पर अधिक ऊष्मा निर्मित होती है, गर्म निर्मित होती है, गर्मी जैसे हीटर है, इस्त्री आयरन है, वहाँ पर विद्युत अवरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि गर्म होकर कहीं तार में शॉक ओपन ना हो जाए कोई चीज़। तो विद्युत अवरोधी के रूप में इसका उपयोग होता है। यह धातु की पटरी, प्लेट और कॉइल के बीच में अवरोधक का काम करता है, माइका। इस तरह रचना है, ये आकार प्लेट के आकार जैसे ही है इसकी, जो कि
आयरन स्त्री में उपयोगी है। अगला है हमारा भूपृष्ठ का संपदा, वह है ईंधन के रूप में। खनिज और अयस्क देखा हमने। ईंधन में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस प्रमुख घटक हैं। तो ईंधन जो है बच्चों बहुत आसानी से नहीं मिलता है, जमीन की गहराई में मिलता है। लाखों सालों में ये तैयार होता है। प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, सड़े गले पदार्थ, सजीव के अवशेष मिट्टी में दब जाने के कारण, अधिक दबाव के कारण ये धीरे धीरे इनका रूपांतरण कोयले के रूप में हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसलिए यह पत्थर का कोयला बन जाता है। तो प्राकृतिक घटकों से ही सामान्य तौर पर यह कोयला बनता है, निर्माण होता है इसका। सड़े गले पदार्थ लाखों सालों के तक दबाव में रहने पर गर्मी के कारण इनका रूपांतरण कोयले में हो जाता है। तो कई लाखों सालों बाद इन घटकों का निर्माण खनिज कोयला के रूप में होता है। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लाखों साल लग जाते हैं। तो ज़मीन के अंदर इस कोयले का निर्माण होता है और फिर खदान खोद कर हमें इन्हें निकालना पड़ता है, इनका उपयोग करते हैं। तो ये सब सीमित संसाधन हैं, क्योंकि बनने में कई लाख साल लगते हैं और हम इसका धड़ल्ले से उपयोग करके ख़त्म कर देते हैं। उसी तरह तेल, प्राकृतिक तेल और गैस भी ज़मीन की गहराई में सड़े गले प्राकृतिक अवशेषों के कारण, दबाव के कारण यह द्रव रूपी है ईंधन, जिसे हम तेल कहते हैं, खनिज तेल। पाइप द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है। तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भी जमीन की गहराई से ही मिलते हैं। सागर की गहराई में कई अवशेष दबते हैं लाखों साल पहले। इस तरह से हैं, हजारों साल पहले ये धीरे धीरे देख रहे हैं वो अवशेष बढ़ते जा रहे हैं नीचे, और फिर उनका रूपांतरण तेल अथवा गैस में हो जाता है और उसे बाहर निकाल लिया जाता है। अब हम चलते हैं वन संपदा की ओर। भू संपदा से हम वन संपदा, तो वन जैसा कि नाम ही है, तो वन से प्राप्त होने वाले, वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली संपदा ही वन संपदा है। तो केवल लकड़ियां ही नहीं मिलती, तो वन संपदा में कई घटकों का समावेश है। तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से व्याप्त विस्तृत प्रदेश को वन कहते हैं, ये तो हमें पता है। और विभिन्न वनस्पतियों, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक आश्रय को वन कहते हैं। और विश्व के कुल भूभाग का लगभग 30% भूभाग वनों से आच्छादित है। तो वनों के विशेष संरक्षक और उत्पादक कार्य होते हैं, संरक्षक के और उत्पादक के। जिसमें संरक्षक कार्य कौन से हैं? तो वो भूपृष्ठ से बहने वाले पानी की गति को कम करता है, ताकि पानी का रुकाव हो और पानी ज़मीन में रिस जाए और मिट्टी का कटाव भी कम हो। तो मिट्टी के क्षरण पर भी प्रतिबंध लग जाता है, पानी की रिसने की क्रिया होने लगती है, बाढ़ पर नियंत्रण रखता है, वाष्पीकरण का वेग कम कर देता है। सीधे सीधे सूर्य प्रकाश की गर्मी उस पर नहीं पड़ती वनों के कारण, तो वाष्पीकरण का वेग कम हो जाता है। प्राणियों का संरक्षण होता है, पशु जीव जंतुओं का, और हवा की गैसों का संतुलन बनाए रखता है। ऑक्सीजन का निर्माण वनस्पतियों के कारण अधिक होता है, तो गैसों का संतुलन भी बना रहता है।
इन्हीं वनों के कारण। तो यह है उनका संरक्षक कार्य। और वनस्पतियों से हमें उत्पादक यानी बहुत सारे औषधियों लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो अड़ुलसा, बेल, नीम, सदाबहार, दालचीनी, सिंकोना, ये सब औषधि वनस्पति हैं। इनका उपयोग विभिन्न इलाज में किया जाता है। अतिसार, बुखार, कैंसर इत्यादि, जी मतली, मलेरिया इत्यादि, ये सब में इन वनस्पतियों का प्रयोग होता है अलग अलग तरीके से। फिर और उपयोग है उसका सागौन, शीशम, नीम, बबूल जैसे लकड़ियों से लकड़ी प्राप्त होती है, फर्नीचर बनता है, खेती के औजार बनते हैं, जलाऊ लकड़ी भी मिलती है, ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग होता है। तो फर्नीचर के रूप में, अन्य औजार बनाने में भू संपदा का लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है, इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, संवर्धन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नाजुक पौधों को यानी वृक्ष के छोटे छोटे पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें बढ़ने देना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए और नियम कानून का पालन करना चाहिए। जिन पर प्रतिबंध है उन वृक्षों को चोरी से तोड़ना नहीं चाहिए, तस्करी नहीं करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है पौधे लगाना और उन्हें जीवित रखना, उन्हें बचाना, जिससे हम उसका संवर्धन कर सकें। अगला है सागर संपदा, समुद्र से मिलने वाली संपदा। नाम से ही पता चल रहा है सागर से मिलने वाली संपदा है ये। तो सागर में बहुत सारे घटक हैं, जीव जंतु, मछली, शंख, सीपी, प्राकृतिक गैस, तेल, ये सारे संपद। उसी प्रकार महत्वपूर्ण एक खनिज है नमक, जो कि सागर संपदा का प्रमुख उत्पादन है। उसी प्रकार शंख, सीपी, मछली, जैसा कि मैंने बताया, ये सब सागर संपदा के ही घटक हैं। तो विविध रत्न, शंख, सीपी, मोती, ये सब सागर से प्राप्त होते हैं। मछलियाँ, उनसे बड़ी बड़ी मछलियाँ, व्हेल, कॉड, शार्क, इनसे तेल का निर्माण होता है, जिनसे विटामिन की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारे जीव जंतु का संरक्षण भी होता है और हमें उसका लाभ मिलता है सागर में। और सागर का जल यातायात के साधन का प्रमुख जरिया बनता है। विश्व में समुद्र यानी पानी बहुत दूर तक फैला है, सबसे अधिक भाग पानी से घिरा हुआ है। तो हम विश्व के कोने में इन जहाज़ों से पहुंच सकते हैं कई जगह पर, और बहुत भारी भारी सामान भी एक देश से दूसरे देश तक ले जाया जा सकता है इन सागर के जल के सहारे। यातायात के रूप में इसका उपयोग होता है। तो हमने आज प्राकृतिक संपदा को देखा, उस पर चर्चा की। तो हम मोटे तौर पे हमने किन किन प्राकृतिक संपदाओं को देखा। तो हमने देखा भूपृष्ठ पर मिलने वाली संपदा, वन से प्राप्त होने वाली संपदा और सागर से प्राप्त होने वाली संपदा। जिनमें भूपृष्ठ की संपदा में हमने खनिज, अयस्क और ईंधन के रूप में मिलने वाले घटकों को देखा। खनिज के रूप में जो धातुएं, अधातुएं और ऊर्जा रूपी खनिज थे वो देखा हमने। अयस्क में लौह, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, अपभ्रक के अयस्क देखे। और ईंधन के रूप में प्राप्त होने वाले कोयला, खनिज तेल
और प्राकृतिक गैस पर हमने चर्चा की। तो ये भूपृष्ठ की संपदा थी। उसके बाद हमारी दूसरी संपदा थी वन संपदा, जिसमें हमने देखा वनस्पतियाँ जो कि औषधि के रूप में, और वन जो है पशु प्राणी के संरक्षण के रूप में, और लकड़ी से प्राप्त बनने वाले साधन जो कि वन संपदा से ही प्राप्त होता है। उसके बाद सागर संपदा, जिसमें हमने जाना सागर से बहुत सारे कीमती रत्न प्राप्त होते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं, उनके मिलने वाली मछलियों से विटामिन औषधि बनाई जाती है, खनिज का निर्माण होता है। नमक बहुत एक महत्वपूर्ण खनिज है और यातायात के रूप में इनका प्रयोग भी होता है। तो इस तरह प्राकृतिक संपदा में हमने देखा भूपृष्ठ की संपदा, वन संपदा और सागर संपदा। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।